जय श्री कृष्णा। सनातन शक्ति में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है नीरज अत्री जी। नीरज अत्री जी किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। उनकी ब्रेन वॉश रिपब्लिक, आई थिंक वो एक बाइबल की तरह सबके पास होनी चाहिए। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। विजेता जी, बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। जी नहीं, ये तो हमारा हमेशा, इट्स सो सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू। नीरज जी, मैं आपसे आज कुछ हट के बात करना चाहती हूँ। बागेश्वर धाम के जो अपने पीठासीन हैं, वो अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में है। और जी। मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि बागेश्वर धाम एकदम से लोगों ने इसके बारे में इतनी चर्चा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कैसे शुरू कर दी? अम, इसमें तो हम थोड़ा सा कंजेक्चर हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि और जिसे हम बोलते हैं ना कि डिडक्टिव रीजनिंग को यूज करेंगे कि हम डिड्यूस कर सकते हैं क्या हो रहा है इसमें। अगर हम पिछले शायद 3 हफ्ते हुए हैं ये जो सारी चर्चा चल रही है, और उसका ट्रिगर पॉइंट शायद था कि जब इन्होंने वहां घर वापसी कराई थी। 300-400 लोगों की एक ही दिन में घर वापसी करवाई है। और ये जो सोल हार्वेस्टिंग का जो बिजनेस है क्रिश्चियंस का, और जो जिहादियों को कन्वर्ट करने का बिजनेस है, ये बहुत बड़ा एंटरप्राइज है, एक ग्लोबल एम्पायर है। अगर हम मार्केट शेयर की सेंस में देखें तो उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमने सारी दुनिया को क्रिश्चियनाइज करना है या इस्लामाइज करना है। तो कभी भी जब कोई इनके रास्ते में रोड़ा अटकाता है, तो उनका जो पूरे का पूरा इकोसिस्टम है, दैट इज वेरी अलाइव टू द सिचुएशन एंड सराउंडिंग्स। वो इमीडिएटली उसको ग्रैब करते हैं, और जो उन्हें लगता है कि थ्रेट है, थ्रेट बन गया है, फिर उसको टारगेट किया जाता है। वो जी। अब इस थ्रेट को जब एलिमिनेट करना है तो उसके उनके पास मेथड्स अलग अलग होते हैं। किसी को फिजिकली एलिमिनेट कर देते हैं, जैसे आपको याद हो उड़ीसा में लक्ष्मणानंद सरस्वती जी थे, उनको मार दिया गया था। जी। या किसी को फेक केसेस में जेल में डलवा दिया जाता है। आसाराम जी। और या फिर हाँ, वो आसाराम बापू हो सकते हैं, कई केसेस हैं ऐसे। और हम्म। फिर होता है कि उनको आप उनका कैरेक्टर असैसिनेट कर दो, या उनको बिल्कुल डीलेजिटिमाइज कर दो। तो अभी जो हम ये सारा कुछ देख रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन था कि क्यों है चर्चा में, तो एक ये सारी के सारे जो नेटवर्क है, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी को डीलेजिटिमाइज करने के लिए काम कर रहा है। क्योंकि अब वो इतने लाइमलाइट में है कि फिजिकली एलिमिनेट करना काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, तो वो नहीं करेंगे। और उनके बारे में शायद जो दूसरी मोडस ऑपरेंडी होती है कि उसके खिलाफ कोई केस करके उसको अंदर करा दो, वो प्रोबेबली इनको हैंडल नहीं मिला होगा। तो इसलिए ये ट्रिक उनके साथ यूज किया जा रहा है कि उन्हें इतना एक टारगेट बना दो, रिडिक्यूल का टारगेट बना दो, कि लोग उनको सीरियसली लेना बंद कर दें। तो ये मेरी अपनी रीडिंग है कि ये किया जा रहा है इनके साथ। जी, हाल में ही रजत शर्मा का आपकी अदालत देख रही थी, और आपकी अदालत में ज्यादातर रजत शर्मा जी बहुत संयम से, बहुत संयत स्वरों में बात करते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। शायद हम्म। ये पहली बार था कि मैंने रजत शर्मा का थोड़ा सा उग्र रूप देखा। तो आपको क्या हम्म। लगता है कि ये मतलब रजत शर्मा जैसे प्रख्यात और इतने पॉपुलर जो पत्रकारिता में है इतने दिनों से, आपको लग रहा था कि क्या वो नॉर्मल था, और या वो रजत शर्मा भी इनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे? मुझे लगता है कि नॉर्मल तो डेफिनेटली नहीं था, वो तो हमें पता ही है। हम्म। लेकिन टारगेट कर रहे थे, ऐसा ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन ओवर लास्ट फ्यू डिकेड्स देखिए क्या हुआ है, कि जो पूरे का पूरा एक नैरेटिव का फ्लो है, वो क्या क्या मैसेज देता है वो, कि हिंदुइज्म या सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं, वो रिग्रेसिव है। यदि आप उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप पिछड़े कहलाएंगे, आप अंधविश्वासी कहलाएंगे, आप रूढ़िवादी कहलाएंगे, आप हिंदुत्ववादी कहलाएंगे। और फिर एक सेक्शन ऐसा है जो आपको ऑलमोस्ट टेररिस्ट डिक्लेयर करना शुरू कर सकता है।
ये हम सबके साथ हुआ है। आपकी अदालत शो की बात करें, वहां पर 2-3 दफा रजत शर्मा, जो कि अपने संयत बातचीत के लिए जाने जाते हैं, तल्ख हो चुके थे और वो बोले कि ये आप डायलॉग बोल रहे हैं, बहुत ही मजाक उड़ाने जैसे अंदाज में। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जो आदमी जिसके 40 लाख फॉलोअर्स सोशल मीडिया पे है, जो आदमी इतना आइकन की तरह है, जब जाता है तो रोड ब्लॉक हो जाती है, तो क्या ये रजत शर्मा को अपनी टीआरपी के बारे में बिल्कुल भी उनको परवाह नहीं थी कि वो इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जब वो बागेश्वर धाम के पीठासीन को इंटरव्यू कर रहे थे? देखिए, इसमें जब कोई इंटरव्यू लेने बैठता है और स्पेशली अगर वो कोई बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है जैसे कि रजत शर्मा है, तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप न्यूट्रल होके और अनइम्प्रेस्ड होके बात करेंगे। किसी के कितने फॉलोअर्स हैं वो इमैटेरियल हो जाना चाहिए अगर आप एक जर्नलिज्म ठीक ढंग से कर रहे हैं तो अगर वो न्यूट्रल रहते हैं उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो इसलिए वैलिड हो जाता है कि मैंने फिर क्या किया, इनकी जो इन्होंने मदनी, जो ये मौलाना मदनी है उसके साथ इंटरव्यू की थी, वो मैंने देखी और कई देखी मैंने। तो वहां मैंने नोटिस किया कि इस तरह की एग्रेशन रजत शर्मा में वहां बिल्कुल दिखाई नहीं देती। वहां आपको बिल्कुल दिखाई देता है कि उसको सम्मान देते हुए बात करता है। अब मेरा क्योंकि इस्लाम पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है, तो जब ये मौलाना मौलवी रजत शर्मा की अदालत में आते हैं तो इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इतनी बातें की जा सकते हैं कि वो जवाब देते नहीं बनेगा उनको। लेकिन वो क्वेश्चन रजत शर्मा ने उनसे कभी नहीं पूछे, बस वो बीटिंग अराउंड द बुश करके, और जो गुडी गुडी होता है कि एट द फेस थोड़ा सा ये लगना चाहिए कि एंटागोनिस्टिक है, अदरवाइज वो उनसे कभी इस तरह के डिफिकल्ट ना तो क्वेश्चन पूछता है और ना ही इस तरह से जिसे हम इररेवरेंशियल कहते हैं कि बिना सम्मान दिए कभी उनसे बात नहीं करते। लेकिन जब बागेश्वर धाम के ये आते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तब उनसे इस तरह की जो धृष्टता इसने की कि आप तो डायलॉग बोल रहे हैं, और फिर भिंडरा वाले का एग्जाम्पल जो दिया इन्होंने, वो इसलिए दिया कि उन्हें अच्छे से पता है कि सनातन धर्म के पीछे कोई सर तन से जुदा वाली पागलों की गैंग नहीं है, कि यहाँ अगर वो लिबर्टी ले भी लेगा तो कोई ना तो उसका सर तन से जुदा करेगा, ना उसके स्टूडियो पे पत्थर फेंके जाएंगे, और ना ही उसको कोई भला बुरा कहने वाला है। तो वो एक प्लान स्ट्रेटेजी है कि मैं अपने आप को पोजीशनिंग जो कर रहा हूं वो एक लिबरल, या जिसे बोलते हैं ना लेफ्ट ऑफ सेंटर वाली पोजीशनिंग ले रहा हूं, ताकि मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगे। और जहां पर लिबर्टी ले सकता हूं तो वहां पर ली भी है उन्होंने, जो एक अच्छे जर्नलिज्म का सिंबल नहीं है। यहाँ पर मुझे लगता है कि रजत शर्मा ने he has not done justice with the position at he is right now. नहीं होना चाहिए था। नीरज जी, मैं अब आपसे एक और गंभीर सवाल पूछना चाहती हूँ। ये क्या आपको लगता है कि अब सनातन का समय आ गया है, इसलिए जो ये चोरों की जमात है उसमें खलबली मच गई है? क्या बात है कि सब के सब सनातनियों और सनातन के प्रति सब एकजुट होते जा रहे हैं? व्हाट डू यू सी इन फ्यूचर? विजेता जी, एकजुट होते जा रहे हैं, नहीं एकजुट तो वो पहले से ही है। हाँ। क्योंकि आप देखें कि हमारा देश एक यूनिक एग्जाम्पल है संसार भर में, जहां पर के क्रिश्चियन मिशनरीज और जिहादी और माओवादी तीनों मिलके काम करते हैं, जी। क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म को गिराना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, इसलिए ऐसा काम करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि यूनिक स्टडी, इस पे किसी को रिसर्च भी करना चाहिए कि किस तरह से ये आपस में हाथ मिला के काम कर रहे हैं। जो दूसरा आपके क्वेश्चन का कंपोनेंट है कि क्या सनातन का समय आ गया है, तो मैं इसको जो फेज मुझे दिखाई देते हैं वो क्या है कि आज से 100 साल पहले तक जो लड़ाई थी वो पूरी तरह से फिजिकल थी, कि जिसके पास फिजिकल प्रोवेस थी, जिसके पास वेपन्स थे, जिसके पास युद्ध सामग्री अधिक थी, अच्छी थी, वो जीतता था और फिर वो दूसरे को लूट लेता था। पिछले 100 वर्षों में जो परिवर्तन आया है इसमें, वो है कि अब आपके पास मास मीडिया अवेलेबल हो गया, और वेपन्स की बजाय
अब जो नया वेपन है वो मास मीडिया है, और मास मीडिया को कंट्रोल करना है तो कंट्रोल की कहानी वही होती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो स्टार्ट जब ये हुआ, स्टार्ट होता है न्यूज़पेपर्स के साथ, फिर रेडियो आता है, फिर टेलीविजन आता है। जी, और अगर आप पिछले 100 वर्ष देखेंगे तो उनमें से अगर आप केवल पिछले 15 वर्ष छोड़ दें, तो उससे पहले का जितना समय है वो एक तरह से मोनोपोलाइजेशन का टाइम था, जहां पर के कहने को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, लेकिन जो सारे रिसोर्सेज पे कंट्रोल था वो स्टेट का या तो डायरेक्टली होता था या इनडायरेक्टली होता था। कि अगर न्यूज़पेपर्स है तो उनका कोटा उनको रिलीज करवाना है तो सरकार से मिलेगा, रेवेन्यू चाहिए तो सरकार की एड्स पे डिपेंड करेंगे। तो अगर हम कोई अपवाद छोड़ दें, अरुण शौरी जैसे, गोयंका जैसे एक्सेप्शनल जर्नलिस्ट को छोड़ दें, तो बाय एंड लार्ज स्टेट ने सारे नैरेटिव को कंट्रोल किया। न्यूज़पेपर्स पे यही था, रेडियो तो चैनल ही एक होता था उस समय, और ये एफएम वगैरह तो अभी आए हैं। टीवी में केवल दूरदर्शन होता था। तो जो न्यूज की या नैरेटिव बिल्डिंग की मोनोपोली थी वो सारी सरकार के पास थी। और सरकार इनडायरेक्टली जिन फोर्सेस की, जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं या जिन्हें हम ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस कहते हैं, सरकार उनके कब्जे में थी या उस माइंडसेट के साथ चलती थी, स्टार्टिंग फ्रॉम नेहरू ऑनवर्ड्स, या उससे भी पीछे से वैसा ही सिस्टम एक चल रहा था। तो सारा कुछ हमारे अगेंस्ट था, इट वाज लोडेड अगेंस्ट सनातन धर्म, लोडेड अगेंस्ट हिंदुइज्म। केवल ये पिछले जो 10-12, मैक्सिमम आप 10 वर्ष कह सकते हैं, जब ये सोशल मीडिया का एडवेंट हुआ है, हालांकि इंटरनेट के साथ पेनिट्रेशन तो होनी शुरू हो गई थी, लेकिन विद प्रोलिफरेशन ऑफ सोशल मीडिया जो एक डेमोक्रेटाइजेशन हुआ कि अब नैरेटिव पे कंट्रोल खत्म हो गया। अब ये अगर आप 10 साल पीछे वाली बात करेंगे ना, तो हिंदुओं को कैसे हैमर किया जाता था कि हर तरफ से मैसेज क्या आता था, तुम घटिया हो, तुमने महिलाओं का शोषण किया, तुम जातिवादी, तुम बटे हुए थे, तुम रिग्रेसिव, तुम इन्वेडर्स, तुम आर्यंस। इस तरह की बातों से बिल्कुल डिमोरलाइज करके रखा है। जो मैं आपको अभी एग्जांपल देके हटाऊं कि मैं कितना डिमोरलाइज था कि मुझे अपना तिलक मिटा के मैं जा रहा था, तो ये सबकी कहानी यही थी। तो अब वो जो पिटाई हो रही थी, हर समय प्रहार हो रहा था, तो अब हमें काउंटर अटैक करने के लिए मिल गया। और इसमें सारे में ब्यूटी क्या है कि जितना हमें सप्रेस किया जा रहा था वो सारा किया जा रहा था स्टेट मशीनरी, मीडिया कंट्रोल प्लस झूठ के बेसिस पे। वो झूठ क्या थे, वो भी 3-4 वन लाइनर्स थे। ऑल रिलीजन्स आर सेम, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। इस तरह की नॉनसेंसिकल बातें हमें बताकर पूरी तरह से सप्रेस कर दिया गया था। वी वर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डिजास्टर। और इसमें अगर आप ऐड कर लें कि 2011 में जो प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल आ रहा था, दैट वुड हैव बीन द लास्ट नेल इन द कॉफिन। तो अब ड्यू टू प्रोविडेंस आप जो मर्जी कह लें कि वो नहीं हुआ। और जब सोशल मीडिया आया तो हमें अपनी बात रखने का, वो सच रखने का हमें एक आउटलेट मिल गया। एज अ रिजल्ट अब सनातन की बात होने लगी। और इसमें होता क्या है ना विजेता जी, के आपने दबा के कैसे रखा, झूठ से। अब इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है या मार्क्सिज्म है, ये इतनी खोखली, इतनी हेटफुल आइडियोलॉजीज हैं कि इनको आपने अगर सच दिखाना है, इनको अगर अच्छा दिखाना है, तो इनका सच छिपा के ही आप कर सकते हैं। तो इट इज, मैं इसका एक जो विजुलाइज करता हूं कभी कभी, कि आपके पास एक बहुत बड़ा ड्रम है या डस्टबिन है, उसके ऊपर आपने एक ढक्कन लगा के अपनी पूरी फोर्स लगा रखी है कि हम इसके ऊपर बैठे और मुंह से अच्छे अच्छे शब्द बोल रहे हैं। एक बार आपने वो ढक्कन उठा दिया, गंदगी बाहर दिखने लग गई, अब उसे छिपाने का अब कोई जरिया नहीं बचता, लोगों को दुर्गंध आ जाती है। तो सोशल मीडिया ने वही काम किया है कि अब वो जो गंदगी इन्होंने छिपा के रखी हुई थी, दबा के रखी थी, वो बाहर आ गई, असलियत इन लोगों की बाहर आ गई है। जितनी क्या बोलते हैं उन्हें, टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज हैं, उनकी सच्चाई बाहर आ रही। एज अ रिजल्ट अब क्योंकि हम सच की बात कर रहे हैं तो उनके लिए काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। काउंटर करें तो कैसे करें, हालांकि वो ट्राई कर रहे हैं। और इसका भी जो सबसे अच्छा सिंबल मुझे दिखाई देता है वो दिखता है जाकिर नाइक के रूप में, कि एक आदमी जो निरंतर झूठ बोलता है, निरंतर झूठ बोलता है, उसे आइडलाइज किया जाता है, उसे अवार्ड दिए जाते हैं, द इस्लामिक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। आई मीन सोच के देखिए कि अगर झूठों और मक्कारों को आपको प्राइजेस देने पड़ रहे हैं, तो वो आइडियोलॉजी का कितना घटिया लेवल होगा जिसे आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सनातन धर्म की जो बाकी के बिलीफ सिस्टम थे उनके साथ जो क्लैश थी, उसमें सच, ये एक्चुअली सच और झूठ की लड़ाई है। सनातन धर्म और बाकियों को तो अगर हम छोड़ दें, और सच के आउटलेट के लिए क्योंकि हमें एक ऑप्शन मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, तो वो बाहर आने लग गया। अब तीसरा आपका कंपोनेंट था कि इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं। अभी तक, अब मैं हूं या आप हैं, हम साधारण लोग हैं जो अपनी बात कर रहे हैं, हमारे पास ना कोई रिसोर्सेज है ना कोई पावर है, हम केवल
सच की बात कर सकते हैं, लेकिन वो उतना सफिशिएंट नहीं है। वो नेसेसरी तो है लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि जो पूरे का पूरा डिस्कोर्स फ्लो करता है वो आज भी स्टेट कंट्रोल्ड है। अगर मैं और आप एक वीडियो यहां डाल के अपलोड कर देते हैं, उसे कितने लोग देखते हैं? 1000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख मान लीजिए आप। लेकिन 140 करोड़ के देश में 10 लाख देख भी लिए तो उनका कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि उतनी देर में जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में झूठ पढ़ाया जा रहा है वो 1 साल में 5 करोड़ बच्चे पढ़ के निकल आते हैं। तो अब उसमें क्या था? दूसरा, एक मूवी बन जाती है तो एक मूवी सारे नैरेटिव को चेंज कर देती है। अब जैसे कश्मीर फाइल्स आ गई, उससे पहले जितना नैरेटिव था इस अकेली ने उसको गिराने में बहुत हेल्प की। लेकिन ये एबरेशन ना हो, ऐसी और मूवीज की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जिन ग्लोबल एम्पायर्स को चैलेंज मिल रहा है वो इतनी जल्दी ना तो हार मानेंगे ना चुप करके बैठेंगे। तो अल्टीमेटली होने वाला क्या है कि नैरेटिव का जो ये नैरेटिव का कंट्रोल है वो स्टेट के पास है, जहां पॉलिटिशियंस बैठते हैं। उन पॉलिटिशियंस को ये समझ आने की आवश्यकता है कि अब आप सोशल मीडिया की एरा में आ चुके हैं। अगर आज आप झूठ और पाखंड के साथ चलेंगे तो थोड़ी देर आप अपनी कुर्सी बचा सकते हैं, लेकिन जनता को सच दिखने वाला है और तब आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा और फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो महात्मा गांधी है। जिस समय वो जीवित था उसे नहीं पता था कि इंटरनेट आएगा, लोग मेरे मुंह पे थूकेंगे, मेरे नाम पे थूकेंगे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक सिस्टम बना रखा था कि महात्मा गांधी को इतना बड़ा कर दो, लार्जर देन लाइफ दिखा दो कि जैसे नॉन वायलेंस ही हर चीज का सोल्यूशन होता है, और ये दिखा दो कि कांग्रेस ने सब कुछ जिताया और गांधी और नेहरू के अलावा तो किसी और ने फ्रीडम फाइट के लिए लड़े ही नहीं थे फ्रीडम के लिए। लेकिन अब जैसे जैसे तो एक समय तो उनका था, दे हैड देयर ग्लोरी। अब जैसे जैसे सच आ रहा है तो लोग उनके नाम पे थूकते हैं। हमारे जो नेता हैं अभी उसी एरा में शायद वो टाइम वॉर्प में गए हुए हैं। उन्हें लगता है कि आज भी हम वैसे ही झूठे, वैसी प्लेटिट्यूड अगर बोलते रहेंगे तो हम उसी तरह से महान बन सकते हैं या दिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। तो अगर उन्हें इस चेंज में पार्टिसिपेट करना है, सनातन धर्म को यदि इस नैरेटिव में जीतना है, जो कि वो जीतेगा, तो इनका रोल बहुत अहम हो जाता है। तो ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सिर्फ पॉलिटिकल क्यों, हर तरह के जो लीडर्स हैं, उन्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब झूठ के दम पे नहीं चल सकते, सच के साथ आना पड़ेगा। जितना जल्दी वो करेंगे उतना सनातन धर्म का जो पीक आने वाला है, जो समिट आने वाला है, वो आएगा। अदरवाइज आएगा तो फिर भी सिर्फ वो डिले हो सकता है, सिर्फ वो ज्यादा ब्लडी हो सकता है, देयर विल बी ब्लड ऑन स्ट्रीट्स, देयर कैन बी सिविल वॉर, लेकिन सनातन धर्म टॉप पे तो जाएगा। बस ये हमारे लीडर्स को सोचना है कि वो उसके विलन बन के चलेंगे या हीरो बन के चलेंगे साथ। जी। आप जो कह रहे हैं, 2 प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं इस वक़्त। एक तो आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म की जीत होगी। अभी मैं प्यू रिसर्च पढ़ रही थी, प्यू रिसर्च के आंकड़े पढ़ रही थी। तो जितनी तेज़ी से मुस्लिम्स ग्रो कर रहे हैं, उतनी तेज़ी से कोई भी रिलिजन ग्रो नहीं कर रहा है, पॉपुलेशन वाइज़। तो ये तो बाय शेयर पॉपुलेशन बाकी रिलीजन्स को बाकी ओवर पावर कर लेंगे। हम्म, तो जी ये मतलब आप इसको आगे क्या देखते हैं? आप ही देखिए ना, जी आज की तारीख में आपका तो अध्ययन बहुत ज़्यादा है इसमें। आज की तारीख में हिंदुओं के 1 बच्चा होता है, इनके 4-4 5-5 होते हैं। अभी मैं प्यू रिसर्च के आंकड़े अगर मैं आपको बताऊँ, तो उसमें ये है देखिए, दे आर ग्रोइंग बाय इन यूएस की मैं देख रही थी, मुस्लिम्स आर ग्रोइंग बाय ऑलमोस्ट 44%। और हम्म, बाकी लोग तो इतना कम ग्रो कर रहे हैं, क्रिश्चियंस तो बहुत ही कम ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे हम्म, चलेगा? जी। इसमें देखिए क्या होता है कि जब हम कोई किसी भी मैथमेटिकल मॉडल पे काम करते हैं तो जी, थ्योरेटिकली वो बड़ा इंप्रेसिव होता है और उनकी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो भी बड़ी टॉप क्लास होती है। हाँ, लेकिन इसमें जो फैक्टर्स हम कई बारी नहीं कंसिडर करते, जैसे आपने अभी जब कह रहे थे कि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जी, साथ में एक्स मुस्लिम पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। आप वो भी, उस पे भी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी है ये केवल डंडे के जोर पे बढ़ रही है, या जैसा आपने कहा कि ब्रीडिंग के जोर पे बढ़ रही जी, है। अब मैं लास्ट मंथ केरल जाके आया था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे देश में
किसी जगह पे एक्स मुस्लिम्स अनाउंस करके एक कन्वेंशन कर रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि यहाँ पर एक्स मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो रही है, केरल और में? उन्होंने की वहां। हाँ, और केरल में भी कहां पर? मल्लापुरम में। ओह, अच्छा। जी। दिस इज वेरी तो सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग एंड एनकरेजिंग। यस, वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी इनकरेजिंग। अच्छा, और आप केरल होके आए नीरज जी। मैं भी पिछले 1 महीना दिसंबर में मेरे पास एक प्रोजेक्ट था जम्मू कश्मीर सरकार का, तो मैंने आई ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वहां पे स्पेशली कश्मीर के जो मुसलमानों से जब बात हो रही थी मेरी, तो बहुत खुश नजर आ रहे थे और बहुत तारीफ कर रहे थे सरकार की। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपका तो सबटेक्स्ट और फिलोसफिकल अध्ययन बहुत ज्यादा है, क्या ये वाकई में सरकार से खुश है और ये अलतकैया का एक कोई सिलसिला है? इसमें इसमें दोनों चीजों का मिक्सचर है। हाँ, पहली चीज देखिए कि वो आपको पता नहीं, आपने सुना है नहीं कि गुलाम अली जो था, वो अम, गायक था, जो शायर था, हाँ, 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 उसने एक हाँ। बार उसने एक बार बोला था कि मुझे काफिर तो नहीं अच्छे लगते, लेकिन काफिरों का पैसा बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, गुलाम अली ने बोला था? सुना तो है मैंने, पर आई डिड नॉट नो कि उसने बोला था। हाँ, उसने बोला था ये। तो ये मक्कारी तो कई जगह पे ना इनग्रेन्ड होती है, सिखाई जाती है। हाँ, तो वहां पर भी इस तरह के मक्कार बहुत सारे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि टूरिस्ट की तरह तो आप आओ, हाँ, हमें तुम्हारा पैसा चाहिए, लेकिन रहने नहीं देना चाहते। तो एक तो वो है, वो खुश हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, कि काफिर इतने उल्लू हैं कि हमने हाँ, इनको खदेड़ के, मार के, इनके बलात्कार करके निकाला, लेकिन ये हाँ। ऐसे गधे हैं कि फिर भी आते हैं और हमें पैसा देके जाते हैं। तो खुश क्यों नहीं होंगे? वो तो खुश होंगे इसमें। हम्म, और दूसरा उनका खुशी का कारण ये है कि हम्म, जब उन्हें ये दिखाई देता है कि जो सरकार, जिसे लोग बोलते थे कि हिंदूवादी सरकार है, वहां की हाँ। सरकार जब इनके सामने क्रॉल करना शुरू कर देती है, दे आर बेंडिंग बैकवर्ड्स टू प्लीज देम, ओह तो यस। उनकी खुशी तो होनी होनी है ना, कि जहां पर मंत्रियों को ये अनाउंस करना पड़ता है कि देखो जी, हमने जो मुस्लिम्स है उनको सरकारी नौकरियों में इतनी ज्यादा इंक्रीज करके दिया है, हमने स्कॉलरशिप में इतना परसेंट इंक्रीज करके दिया है। तो उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके जो नेता हैं, दे आर वेरी श्रूड, दे आर वेरी स्मार्ट। वो दोनों एंड्स पे गेम खेलते हैं कि उन अब देखिए उनकी ब्यूटी क्या है, क्या उनका प्लान है, मॉडस ऑपरेंडाई है। वो शोर बचाते रहेंगे कि मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, हमारे ऊपर टॉर्चर होता है, हमारे ऊपर एट्रोसिटीज होती हैं, और हमें अच्छा नहीं समझा जाता, हमें देशभक्त नहीं समझा जाता, हम पे शक किया जाता है। तो इससे एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है जहां पे वो सिंपथी गेन करते हैं। हम्म, साथ ही साथ वो जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, वो लव जिहाद करते हैं, मतलब सारी जितनी नीचता इन्हें सिखाई जाती है वो सारी की सारी वो कर भी रहे हैं। ये सब कुछ होते हुए भी जो नेता हैं, वो संस्थाएं जिनसे हम अपेक्षा ये करते हैं कि वो देश का, धर्म का भला करेंगी, वो जब इनकी भाषा बोलती है कि नहीं, हम तो आपके लिए कर रहे हैं, हम तो आपके लिए कर रहे हैं, तो दे हैव, वो कहते हैं ना, दोनों हाथों में लड्डू है उनके, तो कि क्रिप भी करते रहो, पैसा भी लेते रहो, और इनको झुका के भी रखो। तो इसलिए वो दोनों चीजें, तकैया तो करते ही हैं, पैसा भी उनको मिल रहा है, नेता उनकी चापलूसी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, तो उन दे आर हैविंग बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। तो हम्म। उन्हें सूट करेगा ही, और वो ठीक है, उनकी खुशी जायज है बिल्कुल। अच्छा, एक चीज जो मुझे इतनी आश्चर्यचकित कर देने वाली लगी, आप कहीं भी चले जाइए, हर मुसलमान एक ही भाषा बोल रहा है, एक ही हम्म, भाषा बोल रहा है, विच इज सो सरप्राइजिंग। मतलब ऐसा लग रहा था कि जुम्मे में इनको सिखाया जाता है कि भाई ये नैरेटिव लो, और एक तो सब लोग अपनी देशभक्ति की तख्ती छाती पे लगा के बैठे हुए हैं। हम तो इंडिया इज आवर कंट्री, वी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये। और दूसरे सारे के सारे जो हैं वो ये, हम तो बहुत खुश हैं, हम तो मोदी की सरकार से बहुत खुश हैं, पर हमें अपना चूंकि अभी वहां पे एलजी रूल है, तो हमें अपना से चाहिए। अच्छा, हम्म, एक एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी।
तो क्या था कि हमारा जो टैक्सी वाला था, वो काफ़ी मतलब हमको लेके जा रहा था, वी वर इंटरव्यूइंग, सो हमने ऑलमोस्ट 5,000 लोगों को इंटरव्यू किया था। हुँ, सो ही सेड कि आप हमारे घर भी चलिए। तो हमने कहा अच्छा चलिए ठीक है, आपके घर चलिए, बिकॉज़ वी वांटेड टू इंटरव्यू देम इन देयर सेटिंग आल्सो। हमने कहा चलिए चलते हैं। हुँ, तो वहाँ पे उसका लड़का था कोई 23-24 साल का, और वो बड़े शाइस्ता तरीके से बात कर रहा था और बड़ा अच्छी तरीके से, वो बड़े अवेयर था कि वहाँ पे ऐसी फार्मिंग हो रही है, उनकी सेब के कुछ बगीचे थे वहाँ पे। बातें करते-करते उसके मुँह से एक जगह निकला कि अभी 30-40 साल तक तो आज़ादी नहीं मिलेगी। सो आई हुँ, कॉल्ड माय जो हमारे जो को-इन्वेस्टिगेटर थे, लेटर ऑन आई टोल्ड हिम, आई सेड ये देखा आपने बात ध्यान से सुनी? इस हुँ, लड़के ने मुँह से उसके स्लिप कर गया कि हुँ, 30-40 साल तक तो आज़ादी हमें नहीं मिलेगी। व्हाई डिड ही यूज़ दिस वर्ड आज़ादी? ही यूज़ दिस वर्ड आज़ादी कि हमें 30-40 साल तक तो आज़ादी नहीं मिलेगी, तो अभी हमें पढ़ने-लिखने और इस पे काम पे ध्यान देना चाहिए। हुँ। देखिए, वो जो आप बात कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलते-चलते नीरज जी, एक सवाल पूछूँगी, हालाँकि काफ़ी डेटेड जेडेड सवाल है। आपको क्या लगता है पठान फ़िल्म ने कैसे का क्या टर्नओवर रहा होगा? डू यू थिंक द फिगर्स आर करेक्ट? नो, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि देखिए, इसमें फिर वही कहानी है, नैरेटिव की कहानी है कि उन्होंने आउटलेट्स पे कंट्रोल कर रखा है, तो ऐसा एक हाइप क्रिएट कर सकते हैं कि सुपर डुपर हिट हो गई। लेकिन हाँ, मैं कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा था कि कहीं पर भी मुझे पूरे नॉर्थ रीजन में कहीं कोई सिनेमा हॉल हाउसफुल नहीं दिखाई दिया, कभी भी नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल। तो ये खोखली हवाबाजी है, फिल्म हाँ, पिटी है, इसमें कोई कोई शक ही नहीं है इसमें तो। हाँ। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दिल्ली में फ्राइडे को मैंने जिस फ्राइडे ये रिलीज़ हुई थी, उसके सैटरडे को मैंने बुक माई शो से देखा था, हॉल खाली थे। लेकिन एक ये भी बात है, इन्होंने इतनी हाइप क्रिएट कर दी कि बाद में लोग जाके देख के आए। हाँ, वो एक कुछ तो होगा ही ना। देखिए, वो हाँ, थोड़ा कुछ उससे फर्क पड़ा होगा इनको, प्रोबेबली जो इनकी टोटल कलेक्शन आई है उसमें लगभग 20% उस हाइप के कारण आ गई होगी। लेकिन हाँ, अदरवाइज द फिल्म इज अ फेलियर, मतलब जितनी एफर्ट इन्होंने डाली है, जो बजट है, फिल्म इज हाँ। अ कोलोसल फेलियर, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मुझे लगता है ये शाहरुख खान को ये था भाई बादशाह खान पिट के ना जाए, लास्ट फ़िल्म पिट के हम्म, ना जाए, तो मुझे लगता हम्म, है कि इट वाज़ अ ट्रिब्यूट टू हिम कि भाई हमने अपने बादशाह को सही सलामत रवाना कर दिया। बिना मुझे नाक ऐसा कटे जाने दिया। अबे! हम्म, जी, जी, जी। सो नीरज जी, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज़ अ प्लेज़र टू स्पीक विद यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हमेशा की तरह। बहुत-बहुत धन्यवाद। ज़रा हमारे जी, दर्शकों थैंक यू। से कहिए कि लाइक भी कर दें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे वीडियो को। हाँ, अब ये मैं कई बार कहता हूँ अपने दर्शकों से कि आपका काम केवल वीडियोस को लाइक करना, उस पे कमेंट करना, उसे शेयर करना, इतना भी कर देते हैं, उससे भी नैरेटिव बनाने में हेल्प मिलती है। बहुत तो हेल्प सभी होती व्यूअर्स से रिक्वेस्ट, हाँ, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये काम करें, इसमें तो कुछ लगता भी नहीं है। घर बैठे-बैठे आपके डेटा सेव हो जाता है। है। जी, जी, जी। नमस्ते। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।